वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, और यू कैन से ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस जो हैं पोस्ट हो चुकी हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड due to circular loop of charge। सो इस सर्कुलर लूप का क्या मतलब है? सपोज मैंने एक थ्रेड लिया, स्ट्रेट थ्रेड, और उसको मैंने सर्कल की शेप दे दी, तो वो क्या बन गया? सर्कुलर लूप। और उस पूरे थ्रेड के ऊपर क्या है? चार्ज प्लेस है। सपोज इसमें यहाँ पर एक बैंगल ले रही हूँ, इट्स सच अ क्यूट बैंगल। सो सपोज इसके जो आई थिंक इट्स विजिबल, सो जो ये जो डायमंड्स हैं, इट्स नॉट ओरिजिनल बट या, अगर ये डायमंड सपोज दीज आर पॉजिटिव चार्जेस जो इसके ऊपर स्प्रेड हुए हैं इस सर्कुलर लूप के ऊपर, तो अगर हम इस सर्कुलर लूप को कुछ इस तरह से रखेंगे तो इसके बिल्कुल सेंटर से एक एक्सिस, सपोज दिस इज ये, अगर ये सर्कुलर लूप है कुछ इस तरह से, अगर ऐसे होती तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती, तो ये इस तरह से नहीं है, ये ऐसे है। तो इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास करेंगे हम कुछ ऐसे। तो ये जो लाइन है, इस पे कोई भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट P, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये इस पूरे जो रिंग है इस सर्कुलर लूप के ऊपर क्या है? चार्ज प्लेस है, जो पॉजिटिव हम अज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ पर पूरी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड हुआ है। तो यहाँ सेंटर से इस सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है उसे हम नाम देते हैं सपोज A, और सेंटर से इस पॉइंट पर जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है, उस वहाँ तक हम इसको डिस्टेंस को नाम दे देते हैं सपोज X। अब इस पॉइंट के ऊपर इस पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस पॉइंट को ये सपोज दिस इज अ टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव इन नेचर। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको ये रिपेल करेगा, पर जो रिपेल करेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? क्या वो स्ट्रेट मूव करेगा, डाउनवर्ड होगा, या कुछ इस तरह से होगा? तो इसकी वैल्यू और डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज के ऊपर वो किस तरह से अप्लाई होगा। अब यहाँ पर 2 केसेस अराइज होंगे कि जब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन या तो इस एक्सिस के अलोंग होगी या फिर इसके परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमें विजिबल है कि अगर यहाँ पर चार्जेस हैं पॉजिटिव तो वो उसको दूसरी डायरेक्शन में अपोज तो करेंगे ही, बट ये वाला केस कैसे अराइज होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज अगर रिंग कुछ इस तरह से है, तो ये चार्ज सपोज अगर हम यहाँ पर मानते हैं तो यहाँ का जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो इसको नीचे की डायरेक्शन में अपोज करेगा, इसको रिपेल करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये अगर ये जो डायरेक्शन है उस वजह से है, ये वाला पॉइंट इसको नीचे रिपेल कर रहा है। तो इस कंपोनेंट को हम नाम दे रहे हैं सपोज EN। क्यों नाम दिया? क्योंकि ये नॉर्मल टू द एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, और ये उसके 90 डिग्री पे है, इसलिए इसको नाम दिया DEN। तो इसको ये छोटे से चार्ज की वजह से है, यहाँ पर स्मॉल चार्ज है सपोज D, क्यों? छोटे से हिस्से पर, सपोज इतने से हिस्से में अगर चार्ज है तो सिर्फ हम अभी छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डाउनवर्ड। तो इसके सामने वाली डायरेक्शन होगी, उसको हम नाम देंगे EX। एक्स एक्सिस में है तो इसलिए हमने उसको नाम दिया EX।
अब इन दोनों कंपोनेंट्स को हम कैसे लिखेंगे? डी ई एक्स, इस कंपोनेंट को हम क्या नाम देंगे? ये कॉस कंपोनेंट है, ई डी एक्स डी ई कॉस ऑफ थीटा, और जो एन कंपोनेंट है उसको हम नाम देंगे ई साइन थीटा। सो दिस इज कॉस कंपोनेंट एंड दिस इज साइन कंपोनेंट। बट एक्चुअल में अगर डायरेक्शन देखें, अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखें, तो इन दोनों डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल इस तरफ होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ डी क्यू चार्ज। तो इस डायरेक्शन में अगर होगी तो इसका अगर हम यहाँ पर एंगल देखें तो इसको हम मान लेते हैं डी थीटा। दिस इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन cos component and the resultant electric field DE। So अगर हम DE की वैल्यू निकालेंगे DE, तो वो सिर्फ DX कंपोनेंट मींस cos कंपोनेंट पे ही डिपेंड करेगी। वो कैसे? अब ये जो रिंग है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसका cos कंपोनेंट तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट होगी ही, जो नीचे वाली मूवमेंट होगी सपोज इस चार्ज की वजह से ये इसको नीचे की तरफ अपोज करेगा, तो उसके सामने बिल्कुल सामने वाला चार्ज इसको ऊपर की तरफ अपोज करेगा, तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से कैंसल आउट हो गई। अब एक सपोज यहाँ पर मेरे पास एक स्टोन है, तो उसको मैं जितनी फोर्स से इस तरफ खींच रही हूँ उसके बिल्कुल ऑपोजिट मैंने उतनी ही सेम फोर्स लगाई, तो क्या ये स्टोन मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी, तो स्टोन मूव नहीं करेगा। उसी तरह से ये जो चार्ज है इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी, क्योंकि ये जो चार्ज है इसके बिल्कुल ऑपोजिट चार्ज जो है वो दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं? अपोज। अब यहाँ पर जो चार्ज होगा उससे अगर इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी तो इसके सामने वाला चार्ज इसको अपोज करेगा। उसी तरह से सारे चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे की डायरेक्शन को अपोज करेंगे। सो इसलिए ये जो कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो जाएगा हर तरफ से, तो सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट पर डी ई की वैल्यू डिपेंड करेगी। सो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी ई इज ओनली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉस कंपोनेंट। सो अगर ये सिर्फ इसकी वैल्यू पर डिपेंड है तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो डी ई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? डी ई कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ पर हम एक्स की जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो अगर यहाँ पर हम डी एक्स की वैल्यू है दैट इज डी ई कॉस ऑफ थीटा, इस लाइन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं डी ई only depends upon the value of dx। So जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है that depends upon dEx, cos फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे dEx is equals to DE cos of थीटा के इक्वल है, तो सबसे पहले तो हम DE की वैल्यू निकालेंगे एंड आफ्टर दैट cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे और दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। सो DE मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? K इज अ कांस्टेंट, DQ चार्ज अपॉन R स्क्वायर क्या है? इन दोनों में डिस्टेंस R। तो ये जो R है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये R क्या है? हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर दैट इज A। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है इन दोनों फॉर्म्स में हम कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इन दोनों का रूट। तो R की वैल्यू हम इसमें अगर फिल करेंगे तो वी विल फाइंड द वैल्यू डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गई डी ई की वैल्यू।
अब हमने फाइंड करनी है कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? पंडित बद्री प्रसाद से। अब ये पंडित बद्री प्रसाद क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स हैं याद करने की। थीटास की वैल्यूज को निकालने के लिए, कोस थीटा, साइन थीटा, इन सारी टी रेशियोज की वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ था साइन, यहाँ था कॉस। अब कॉस की वैल्यू हमें चाहिए तो वो क्या आ जाएगी? बेस अपॉन hypotenuse. So base upon hypotenuse, in this triangle base is x and hypotenuse is r, and r की वैल्यू क्या है? a square plus x square. तो ये आ गई हमारी d की वैल्यू और ये आ गई cos थीटा की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी dx की वैल्यू आ जाएगी dq a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर था r स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो यहाँ पर इसकी पावर क्या आ गई? 1। अब cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर फिल करेंगे तो क्या आएगा? x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये रूट को हम क्या लिख सकते हैं? पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 1 प्लस 1/2 क्या होगा? 3/2। जब इन दोनों वैल्यूज को हम एक साथ लिखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? k dq a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 और उसके साथ ऊपर क्या आ जाएगा? x। तो ये जो हमारी वैल्यू आई, ये आई हमारी dEx की, मीन्स इस कंपोनेंट की वैल्यू। बट ये जो वैल्यू है सिर्फ dq चार्ज की वजह से, सिर्फ इस छोटे से चार्ज की वजह से। बट हमने जो वैल्यू निकालनी है वो ओवरऑल चार्ज की वजह से निकालनी है। तो जो टोटल चार्ज आएगा उसको हम इसी वैल्यू को, इसी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। इसको सपोज मैंने नाम दिया, इसको हम 1 अगर दे रहे हैं तो इसको 2 देंगे, 3 एंड देन 4। इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल E से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू, इसको मैंने इंटीग्रेट किया। अब इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? k dq a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 x। अब यहाँ पे सारे कांस्टेंट्स हैं तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी होगी? चार्ज की। सो कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर निकाल देंगे, x बाय x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब ओवरऑल चार्ज को हम क्या नाम दे रहे हैं? सपोज मैंने इसको नाम दिया कैपिटल Q का। कैपिटल Q दे सकते हो आप, सिंपल Q दे सकते हो। तो dq जो है अब मैं इंटीग्रेशन को अगर ओपन करूंगी तो dq विल इक्वल्स टू q टोटल चार्ज ऑन द सर्कुलर लूप। तो dq किसके इक्वल आ जाएगा? इंटीग्रेशन इसकी q के इक्वल। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? E इज इक्वल्स टू k बाय x बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसके साथ में क्या जाएगा? q। q इज द टोटल चार्ज ऑन द सर्कुलर लूप। अब ये तो हो गई फाइनल इक्वेशन, इसको मैं स्टार डाल रही हूँ यहाँ पे। तो ये है हमारी फाइनल इक्वेशन।
अब इसी इक्वेशन से 3 केसेस और अराइज हो रहे हैं। सपोज देयर इज अ फर्स्ट केस, जब मैं मान के चल रही हूँ कि ये जो चार्ज है इस पॉइंट पे, सपोज दिस इज अ P पॉइंट, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये वाला डिस्टेंस x डिस्टेंस है, अगर वो a डिस्टेंस से बहुत दूर है, मीन्स x इज वेरी मच ग्रेटर देन a। अगर ये बहुत दूर हो जाएगा, सपोज x जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो 1000 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है 0.0001, तो 1000 के मुकाबले अगर 0.001 की बात करें तो वो बहुत छोटा है, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये उसके कंपैरेटिव बहुत ही वैल्यू छोटी है, तो a विल इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन में a को अगर निगलेक्ट कर दें तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, a को यहाँ पर निगलेक्ट कर रहे हैं तो x स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, x रेज़ टू पावर 3 यहाँ पे 1 था, अगर मैंने 1 को कट कर दिया तो ऊपर क्या रह जाएगा x की स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर ध्यान से आप देखें तो दैट इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसकी इक्वेशन भी सेम यही थी, आप एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। सो नेक्स्ट सेकंड केस यहाँ पे क्या अराइज होगा कि अगर मैं x का डिस्टेंस, a का डिस्टेंस बहुत बड़ा मान रही हूँ कंपैरेटिवली x, so case 2 is when I take x, a is very much greater than x, a अगर बहुत बड़ा है तो ये जो चार्ज है वो एक तरह से सेंटर के बिल्कुल पास होगा, मीन्स अगर ये सर्कुलर लूप है तो ये कुछ यहीं पे होगा, क्योंकि ये रिंग बहुत बड़ी है तो ये थोड़ा सा दूर है, तो एक तरह से ये सेंटर पे आ जाएगा। तो सेंटर पे हमने पहले भी ये केस किया है कि अगर ये वाला चार्ज इसको इस तरफ लेगा तो ये वाला चार्ज इसको दूसरी तरफ अपोज करेगा, ये चार्ज अगर इसको इस तरफ डायरेक्शन में मूव कराएगा तो ये वाला चार्ज इसको, मीन सारी तरफ ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएंगे, तो E की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। पर हम इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज को फिर भी फिल करके देखते हैं कि x अगर 0 फिल करे, x को अप्रॉक्सीमेटली हमने क्या मानना है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, तो अगर हम इसको 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। तो थर्ड केस यहाँ पे है कि अगर x की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है, x जो है वो बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो दैट इज ऑलरेडी क्लियर कि अगर चार्ज जो है वो बहुत दूर है तो उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जर्ट करेगी ही नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा दूसरे चार्ज के ऊपर, इट मीन्स वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। सो ये 3 केसेस हमारे पास आ गए। अगर वो x का डिस्टेंस बहुत बड़ा मान लिया कंपैरेटिव a का डिस्टेंस बड़ा माना कंपैरेटिवली x, तो x का डिस्टेंस अगर थर्ड केस में क्या लेंगे हम इन्फिनिटी। तो ये तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये पूरी की पूरी इक्वेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल द टाइम गुड बाय।